यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के लिए जुड़ी सभी सदस्य हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये तीसरा वर्ष है जब सावन के महीने में उद्यमी महिलाओं का एक महोत्सव गार्गी अध्याय के द्वारा मनाया जा रहा है। आज जब इस अवसर पर मैं आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जितने लोग इस अभियान के साथ आज जुड़े हैं, लगभग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पूरे बिहार में 2,25,000 से अधिक लोग आज एक ही संकल्प के साथ जुड़े हैं कि कैसे अपने बिहार का भविष्य उज्जवल हो, कैसे एक विकसित बिहार का निर्माण हो। इस बड़े लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो निश्चित रूप से नारी शक्ति की हो सकती है। समाज जब भटकाव महसूस करता है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको दिशा देने का प्रयास करते हैं, और यदि महिला दिशा देने का प्रयास करे तो उसका प्रभाव वर्तमान पर भी पड़ता है और भविष्य पर भी पड़ता है। 2 पीढ़ियों पर उसका प्रभाव पड़ता है सीधे रूप से। जैसे रथ को यदि हम देखते हैं तो 2 चक्र यदि उनमें सामंजस्य नहीं हो तो रथ की गति नहीं हो सकती, लेकिन दोनों चक्र में यदि सामंजस्य हो तो रथ पूरी तीव्रता के साथ गतिमान हो जाता है। समाज में स्त्री और पुरुष उसी प्रकार से 2 चक्र हैं। बिहार की यदि बात करें तो बिहार प्राचीन काल में अग्रणी क्यों था? क्यों यहीं से अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ? क्यों यहीं विश्वविद्यालय तब स्थापित हुए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी? यदि बहुत गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि गार्गी का महत्व क्या था, क्यों उस काल में हम ये सब कर सके। गार्गी को यदि समझना हो तो आप उस काल में चले जाइए जब पूरे विश्व भर में महिलाओं की स्थिति वैसी नहीं थी कि विद्वानों की सभा में जाएं, और विद्वानों की सभा में चली भी जाएं तो प्रश्न करने का साहस कर सकें। लेकिन अपने प्राचीन संस्कृति में यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे पूरे साहस के साथ, विद्वता के साथ उन्होंने न केवल प्रश्न किए परंतु प्रश्नों में तब तक करती रहीं जब तक संतुष्ट नहीं हुई। और क्या जानना चाहती थी? उनके मन में किसी प्रकार का इस प्रकार का लोभ नहीं था कि मुझे धन किस प्रकार से प्राप्त होगा। एक ही जिज्ञासा थी कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है जिसमें ये पूरी सृष्टि ओतप्रोत है, उसको मैं जानना चाहती हूँ। और जब तक आप मुझे समझा नहीं देते तो जिनको सभी ने उस समय का सबसे बड़ा विद्वान चुना था उनको भी मैं विद्वान नहीं मानूंगी। तो इस प्रकार की भावना कि जब तक सत्य को स्वयं से अनुभव नहीं कर लेती हूँ तब तक सत्य को बताने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानूंगी। और इस प्रकार का संवाद हम लोग अपने उपनिषद में पाते हैं। बिहार भारत में अग्रणी रहा, उसका कारण उसकी सोच थी। यदि गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद को हम समझेंगे और बहुत कम शब्दों में एक कहानी जो वेदांत की कुछ दिनों पहले मैंने साझा की थी। पिता अपने पुत्र से श्वेतकेतु और द्वालक ऋषि दोनों संवाद कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने से जो नहीं दिखता वो दिखने लगता है? वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने से जिसको नहीं सुना जा सकता उसको हम सुन सकते हैं? वह कौन सा ज्ञान है, वह कौन सा तत्व है जिसको जानने से जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता उसका चिंतन किया जा सकता है? तो पुत्र श्वेतकेतु बड़े अचंभित थे कि ऐसा कौन सा ज्ञान हो सकता है और कैसे उसको जाना जा सकता है। कुछ इसी प्रकार की जिज्ञासा गार्गी की भी थी, और बहुत स्पष्ट तरीके से उस समय महर्षि उद्दालक ने समझाया। पास में कुछ मिट्टी के बर्तन पड़े थे, उन्होंने पूछा क्या दिखता है? तो उसने कहा मिट्टी के बर्तन है। तो उन्होंने कहा इसका मूल क्या है? उसने कहा, पुत्र ने कहा मिट्टी है। मिट्टी ही तो है, बर्तन के स्वरूप अलग अलग हैं लेकिन है तो मिट्टी ही। तब उन्होंने कहा कुछ बगल में स्वर्ण के आभूषण पड़े थे, ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखता है।
तो पुत्र ने देखा, उसने कहा स्वर्ण है, रूप रंग अलग अलग हैं, आकार अलग हैं, लेकिन है तो स्वर्ण ही। तब पिता ने कहा, जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन देखते हो तो तुम्हें मिट्टी दिखती है, स्वर्ण के आभूषण देखते हो तो तुम्हें स्वर्ण दिखता है, उसी प्रकार से अगर समस्त सृष्टि को देखोगे तो अलग अलग स्वरूप में जो सर्वत्र व्याप्त है, जो परम तत्व है, वो तुम हो। तत्वम असि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, 4 महावाक्य जो इस पूरे वेदांत को परिभाषित कर सकते हैं, अपने बिहार की देन है। और इसी बात को महर्षि याज्ञवल्क्य ने तब गार्गी को कहा कि ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है और हम सभी उसी में ओतप्रोत हैं, आकाश भी उसी में ओतप्रोत है, जमीन के नीचे भी वही ओतप्रोत है। और ऐसे में उस संस्कृति की बात सोचिए जिसमें इस प्रकार का भाव आ जाए कि हर तत्व जो सर्वत्र है वो आप में भी है, वह तत्व जो सर्वत्र है इनमें भी है, वह तत्व जो सर्वत्र है पुरुष में भी है और स्त्री में भी है, तो भला भेद कैसे करेगा? उसे तो सर्वत्र वही दिखेगा। और ऐसे में बिहार की संस्कृति की महानता के तत्व इसी दर्शन से आते हैं। जब हम पाते हैं जातियां बिहार में थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज हम देखते हैं, अगर तब रहा होता तो मगध में नंदवंश की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस प्राचीन बिहार की यदि बात करें, पूरे विश्व से तुलना करें, तो नंदवंश का उदय अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है हमारी बौद्धिक दृष्टि का, कि व्यक्ति यदि योग्य हो तो किसी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन कर सकता है। उस प्राचीन काल में ऐसी कल्पना कहीं नहीं थी। यदि उस प्रकार का जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते, लेकिन सोच अलग थी। इसलिए वैशाली स्थापित हुई, जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। ये बिहार की महानता थी। आज जब हम संघर्ष करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले अनेक सावन के कार्यक्रम देख रहा था, फेसबुक पे देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, मैंने देखा बहुत लोग अपने अपने जातियों के समूह में भी कार्यक्रम मना रहे हैं और बड़े गौरव के साथ साझा कर रहे हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, जातियां बिहार में तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। गार्गी अध्याय एक ऐसा अध्याय है, उन्हीं विदुषी जिनको वो दृष्टि थी उस तत्व को समझने की। यहाँ जो भी जुड़े हैं, कोई किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, कोई किसी संप्रदाय का नेतृत्व नहीं कर रहे, और यही इस अध्याय को सबसे विशेष बनाता है, जो बिहार की प्राचीन दृष्टि को लेकर आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को हर बंधन से ऊपर उठकर जोड़ रही हैं शिक्षा के उद्देश्य में। आज पूरे बिहार में 14 जिलों में 27 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अनेक विदुषी महिलाएं, नम्रता जी बैठी हैं जो पूरा समय दीघा के केंद्र में देती हैं, अनुभूति जी आई हैं यहाँ पर खगड़िया से, प्रीति बाला जी के नेतृत्व में सभी लोग अलग अलग जिलों में योगदान दे रही हैं। और 22 केंद्र केवल विदुषी महिलाओं के द्वारा आज स्थापित हैं। कोई साधारण काम नहीं है। पिछले 4 वर्षों की यात्रा में 22 केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं और एक केंद्र अभी भागलपुर में भी प्रारंभ होने वाला है। तो ये बताता है कि यदि महिलाएं अग्रणी भूमिका में आएँ तो समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। उद्यमिता एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें बिहार को आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विकसित बिहार की जो कल्पना है, आज बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 5,028 रुपये है, जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 29,000 है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में 23,000 है, आंध्र प्रदेश में 20,000 है, बिहार में केवल 5,000 है। पलायन यदि होता है तो उसका कारण है कि व्यक्ति को यदि दिल्ली में 38,000 कमाने का अवसर हो और बिहार में मात्र 5,000 कमाने का अवसर हो, तो पलायन कैसे रुकेगा। लेकिन यदि हम विकसित बिहार की कल्पना करते हैं और 2047 तक स्थापित करना चाहते हैं तो एक बड़ी क्रांति चाहिए, और ये क्रांति केवल और केवल उद्यमिता की ही हो सकती है। बिहार के वर्तमान विकास दर पर यदि हम बढ़ते हैं, उससे अधिक भी बढ़ते हैं, 15% से भी बढ़ते हैं, तो पर कैपिटा इनकम 5 वर्षों के बाद केवल 10,000 पहुँचेगा, 10 वर्षों के बाद केवल 20,000 पहुँचेगा, जिसके आगे आज ही भारत के अनेक राज्य हैं। तो 10 वर्षों में भी इस गति पे हम बढ़ते हैं, जिससे आज हम बढ़ रहे हैं, उससे अधिक से बढ़ते हैं। आज हमारी गति लगभग 9.2% है और करंट प्राइस पे 14.5% है। एक बड़ी छलांग की आवश्यकता है, और बड़ी छलांग तभी हो सकती है जब बड़ी संख्या में
महिलाएं भी उद्यमिता की ओर आएँ। और जिस प्रकार से आज छोटे छोटे प्रयास महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, हर पंचायत में बिहार के इस प्रकार के प्रयास हों और उसको प्रोत्साहित करने के लिए गार्गी अध्याय जैसा एक बड़ा नेटवर्क हो, जिसमें अभी गार्गी गृहिणी में बहुत सारी गृहिणियों के द्वारा कटोरिया में श्रावणी मेला के समय स्टॉल लगाया गया है, उसका एक प्रदर्शनी यहाँ भी लगी है। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में एक नया प्रयास करके वैसी महिलाओं को जो कुछ प्रयास कर रही हैं, यदि हम एक बड़ा मार्केट देने का प्रयास करें तो एक बहुत सफल प्रयोग हो सकता है। बिहार के अलग अलग क्षेत्र में अनेक महिलाएं काम करती हैं। अभी मधुबनी की हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले सम्मेलन में, सखी बहनपा से जुड़ी महिलाएं भी आई थी, जो लगभग 40,000 महिलाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग भी एक संगठित रूप में करने का प्रयास कर रही हैं। यदि पूरे बिहार में इस प्रकार से हम लोग करें, एक ब्रांड बने गार्गी, जैसे आप घूम रहे होंगे स्टॉल्स में तो गार्गी गृहिणी ब्रांड प्रकार का दिखता है, उसको हम स्टैंडर्डाइज करें, गार्गी मार्क बने, तो निश्चित ही इन प्रोडक्ट्स की पहुंच और इनकी डिमांड बहुत अधिक होगी। तो इस अवसर पर जब तीसरी बार गार्गी उद्यमी सखी सावन महोत्सव मनाया जा रहा है, विशेष रूप से डॉक्टर प्रीति बाला जी जो कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे गार्गी चैप्टर की, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। नेहा सिंह जी जो उद्यमिता अध्याय की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि एक एक करके उद्यमी महिलाओं को आपने जोड़ा है। आज लेट्स इंस्पायर बिहार में 18,000 से अधिक महिलाएं व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे रूप से जुड़ी हैं, हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, अलग अलग संगठन जुड़े हैं। उद्देश्य केवल एक है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर कैसे हम विकसित बिहार का निर्माण करें। सभी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी विशिष्ट अतिथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, विशेष रूप से अनामिका जी का, सुषमा जी का, अप्सरा जी का, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन जी का मैं पुनः विशेष आभार व्यक्त करता हूं। निशा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा तो बढ़ती ही है और साथ में सभी के मन में प्रेरणा भी जगती है कुछ अच्छा करने का अपने समाज के लिए। सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।